नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और इस टॉपिक का नाम है आनुवांशिक पदार्थ के गुण। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ के गुण। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये दोनों क्या है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करते हैं। तो इस दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ की हम तुलना करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में कि कौन सी आनुवांशिक पदार्थ जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है ना, और उनकी क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है। अच्छे से समझना है, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आनुवांशिक पदार्थ के गुण। सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया है ना। गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले जो मटेरियल होते हैं वही हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने इससे पढ़ा है, या जो भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा है, या इससे पहले जो डिस्कशन हुआ है इस चैप्टर में, वहाँ से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ जीवों में आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। तो एक चीज़ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि ज़्यादातर जीवों में, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है, वो डीएनए करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही कुछ जीवों जैसे कि वायरस होते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इन सब जीवों में क्या होता है कि आरएनए जो है वो आनुवांशिक पदार्थ के कार्य करते हैं। लेकिन इसके साथ ही आरएनए दूसरे कार्य भी करते हैं, जैसे कि एंजाइम का कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि आरएनए जो है वो अस्थायी है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ दूसरे कार्य भी करते हैं। लेकिन डीएनए सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में ही कार्य करता है। गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का ही कार्य करता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि डीएनए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरएनए से, क्योंकि डीएनए सिर्फ एक ही काम के लिए बना हुआ है और आरएनए को बहुत सारा काम दे दिया गया है, इसीलिए आरएनए पर लोड ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर इस टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि जो एक आनुवांशिक पदार्थ हैं उनके क्या गुण होने चाहिए, है ना। किसी भी पदार्थ को, किसी भी रासायनिक पदार्थ को अगर हम बोले कि ये आनुवांशिक पदार्थ है तो उसके लिए उसमें कुछ खास विशेषताएं होनी चाहिए। अगर वो सब विशेषताएं उस पदार्थ में, रासायनिक पदार्थ में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब वो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आनुवांशिक पदार्थ की विशेषताएं। लेकिन उससे पहले जरा सा आप ये जान लीजिए कि आरएनए किसमें जो है वो आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। ठीक है, डीएनए तो ज़्यादातर जीवों में तो डीएनए ही कार्य में आता है, लेकिन कुछ जीवों में आरएनए आता है। ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले आप क्या इसका नाम बोलेंगे, बहुत सारे वायरस। ठीक है, जितने भी वायरस होते हैं, विषाणु। ठीक है, विषाणु में क्या होता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जैसे कि टीएमवी एक वायरस होता है, टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, टीएमवी वायरस खैनी के पत्ते को क्या करता है कि ये वायरस इन्फेक्ट करता है, उसको जो है संक्रमित करता है। ठीक है, इसके साथ ही जीवाणु भोजी, जो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफाज, वैसे वायरस जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। तो ज़्यादातर वायरस जो है वो उसके जेनेटिक मटेरियल आरएनए होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है, तो एक्सेप्शन पर यहाँ हमें नहीं जाना है, क्योंकि आरएनए हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डीएनए है। चलिए अब देखते हैं आनुवांशिक पदार्थ की कुछ रासायनिक गुण जो उसमें होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसके गुण को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक एक करके सभी गुणों को देखते चलेंगे और इसके साथ ही हम उसके बारे में डिटेल में जो है उसका एक्सप्लेनेशन आपके साथ करते चलेंगे। तो देखिए, जो आनुवांशिक पदार्थ के निम्नलिखित गुण होते हैं, जो पहला गुण है वो क्या है कि यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले समझते हैं प्रतिकृति का मतलब आप क्या समझते हैं। प्रतिकृति का मतलब होता है रेप्लिकेशन। क्या मतलब होता है, रेप्लिकेशन।
या इसी को डुप्लीकेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, या सिंपल भाषा में बोले तो बोलिए कि फोटोकॉपी। क्या बोलिए? फोटोकॉपी। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर कोई आनुवांशिक पदार्थ है, मान के सपोज मानकर चलिए कि डीएनए जो है ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए, ये दोनों ही हमारे आनुवांशिक पदार्थ हैं। तो ये डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या कर सकते हैं? अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं, बिल्कुल अपने जैसे एक नए आनुवांशिक पदार्थ को डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपना फोटोकॉपी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए हो या आरएनए, इनमें एक गुण होता है, खास करके डीएनए में खास करके क्या गुण होता है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है ना। यहाँ पर क्षार युग्मन होता है। क्या होता है? क्षार युग्मन होता है ना। दो क्षार आपस में किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन आवंत से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? क्षार युग्मन होने का कारण क्या है? क्योंकि एक क्षार दूसरे क्षार के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं, है ना। तो पूरकता के सिद्धांत का पालन करते हैं। ठीक है, पूरकता के सिद्धांत का पालन करते हैं, सिद्धांत का पालन करते हैं। इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। क्या जानते हैं कि सपोज दैट चलिए कि एक डीएनए है, इस डीएनए पर बहुत सारे बेस होंगे, क्षार होंगे, जैसे एडेनिन है, थायमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, इस तरह से। और ये दो स्ट्रैंड होते हैं किसमें? डीएनए में। तो यहाँ पर एडेनिन के सामने थायमिन है, यहाँ पर एडेनिन है, गुआनिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन और यहाँ पर थायमिन। तो ये एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंड है, द्विरज्जुक डीएनए है। अब ये डीएनए चाहता है कि हम क्या करें? हम एक और डीएनए बनाए और बिल्कुल फोटोकॉपी बनाए। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर यहाँ से बिल्कुल एक और नया डीएनए जो है बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक और डीएनए बनकर तैयार हो जाएगा और बिल्कुल इसी तरह का तैयार हो जाएगा जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, बेस का जो क्रम दिख रहा है, क्षार का क्रम बिल्कुल इसी तरह का तैयार हो जाएगा। तो ये जो रेप्लिकेशन करने की जो आदत है, जो क्षमता है, वो आनुवांशिक पदार्थ में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होते हैं, है ना। पूरकता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, क्षार युग्मन होता है। पूरकता के सिद्धांत का पालन करने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ थायमिन है तो एक स्ट्रैंड बना है, एक रज्जुक बना है, तो यहाँ पर एडेनिन ही आएगा। यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थायमिन ही आएगा। फिर यहाँ यदि थायमिन आया है तो यहाँ एडेनिन ही आएगा। इस तरह से दो रज्जुक बन जाएंगे और क्या करेंगे? ये सब आपस में क्षार युग्मन के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये थायमिन होगा यहाँ। किस तरह से? ये सब आपको मैंने पिछले क्लास में बताया है और आगे भी इस चीज़ पर चर्चा होगी। तो यहाँ पर पहला जो गुण है क्या है कि यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम होता है। तो डीएनए ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल फोटोकॉपी लग रहा है। लेकिन आरएनए जो है, आरएनए ये काम उतना अच्छा से नहीं करता है। लेकिन कभी कभी आरएनए, क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, आपको बताया था मैंने, एक ही रज्जुक होता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बेस पेयरिंग की जो चांस होती है वो कम होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही आरएनए इस तरह से मुड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? बेस पेयरिंग हो जाता है। तो डीएनए हो या आरएनए, ये दोनों ही, डीएनए तो करता ही है, आरएनए भी कुछ हद तक पूरकता के सिद्धांत का पालन करते हैं, यानी आरएनए अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं क्योंकि ये क्षार युग्मन करते हैं। तो पहला जो पॉइंट था आपका, उसके अंदर यही था जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, अब चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ के जो पहले गुण थे वो क्या थे? वो ये थे कि यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो, यानी कि ये क्या कर सके? रेप्लिकेट कर सके, बिल्कुल अपने तरह बेस सीक्वेंस का क्या कर सके? फोटोकॉपी कर सके। जिस तरह से पुराने डीएनए पर बेस सीक्वेंस है, क्षार का क्रम है, उसी तरह से क्या होगा कि नए डीएनए पर भी क्षार युग्मन होगा और उसी तरह का क्रम होगा बिल्कुल डीएनए का। तो यही होता है रेप्लिकेशन, इसी को कहते हैं डुप्लीकेट हो जाना, फोटोकॉपी हो जाना। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि यह रचना एवं रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। यह रचना एवं रासायनिक संगठन के आधार पर, यह रचना एवं रासायनिक संगठन के आधार पर कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, यानी कि स्टेबल होना चाहिए। यह रचना एवं रासायनिक आधार पर स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है इस बात को, स्थिरता का मतलब क्या होता है। ठीक है, होना चाहिए। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, वहाँ पर मैंने आपको कुछ समझ में आया होगा कि यहाँ पर रेप्लिकेशन का काम अच्छे से कौन करता है, डीएनए करता है। आरएनए भी करता है, लेकिन ये चांस की बात है। लेकिन डीएनए 100% क्या करेगा कि रेप्लिकेशन करेगा। तो यहाँ से आपको कुछ पता चला होगा कि डीएनए जो है आरएनए से अच्छा है इस मामले में, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि यह रचना एवं रासायनिक आधार पर स्थिर होना चाहिए। स्थिरता का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसका मतलब क्या है, इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए स्थिरता का मतलब है कि हमारा जो जीवन होता है वो 50 साल 60 साल, ठीक है, 70 ईयर्स तक हम लोग जीवित रहते हैं। और इस जीवित रहने के क्रम में हमारी एज बढ़ती है, हमारे शरीर का जो है फिजियोलॉजी बदलता है, हमारे शरीर में होने वाले मेटाबॉलिज्म जो है, जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हमारे शरीर में होती है, उसमें क्या होते हैं कि चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो इन सब बदलाव से इस डीएनए को या आरएनए को यदि कोई आनुवांशिक पदार्थ है तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो इन सब बदलाव के प्रति स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए उनमें, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की जब बात होती है यहाँ पर, तो ये पता चलता है कि जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, आरएनए से। डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से, इसलिए डीएनए ज़्यादा अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए से। यहाँ से भी आपको ये पता चल रहा है, यहाँ से भी ये आपको पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि आखिर डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्थिर क्यों होता है, ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, ये बात जाननी जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आपको यहाँ से अच्छे समझ में आएगा। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था, ठीक है, जो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया था, जिसे हमने क्या कर दिया था, ताप मृत कर दिया था, मतलब गर्म करके उस बैक्टीरिया को मार दिया था। और इसको हम किसके साथ मिला रहे थे, हम लोग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिला रहे थे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि इसको हमने गर्म करके मार दिया, तो ये बैक्टीरिया तो मर गया, ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन इसके जो डीएनए थे वो नहीं मरे, वो बचे रह गए। और ये किस में चला गया था, ये आर स्ट्रेन में चला गया था, और इसको किस में बदल दिया था, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल दिया था। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस आनुवांशिक पदार्थ को, डीएनए को, हमने इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मार दिया, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर डीएनए है। तो इसके मारने के बाद भी ये आनुवांशिक पदार्थ जो है, ठीक है, डीएनए नहीं हम कह सकते हैं इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ है, इसके अंदर आरएनए ही है, ठीक है ना, लेकिन है तो आनुवांशिक पदार्थ ही। तो इस आनुवांशिक पदार्थ को गर्म कर बहुत, मतलब इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मार दिया गया, फिर भी इसके आनुवांशिक पदार्थ जो है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो नष्ट नहीं हुए, वो बचे रह गए। तभी तो इस आर स्ट्रेन को किस में बदल दिया, एस स्ट्रेन में बदल दिया। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है कि स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर क्या किया जाए कि अगर जीव को गर्म कर दिया जाए, गर्म करके मार भी दिया जाए, फिर भी वहाँ पर क्या देखा गया कि आनुवांशिक पदार्थ जो है वो नष्ट नहीं हुआ, तो ये क्या बताता है, ये स्थिरता का प्रमाण देता है। ये बताता है कि आनुवांशिक पदार्थ जो है वो बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक बात आपको ये समझ में आ गया ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अनुसार, ठीक है। ग्रिफिथ प्रयोग के आधार पर आप ये बात कह सकते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ बहुत क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि ताप और मृत जीवाणु भी जो है अपने आनुवांशिक पदार्थ को नष्ट नहीं कर पाए। दूसरा, स्टेबिलिटी का हम कुछ और कारण बता सकते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं जैसे कि डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है ये बंधे रहते हैं दोनों ही रज्जु। अगर इसको हम क्या कर दें, हीट कर दें, गर्म कर दें, तो कुछ समय के लिए क्या होगा कि इसके जो स्ट्रैंड है वो अलग हो जाएंगे, इसके जो रज्जुक हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डीनेचुरेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। यानी दोनों ही स्ट्रैंड गर्म करने के कारण क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन जब हम फिर क्या करेंगे कि तापमान को स्थिर करेंगे, यानी नॉर्मल स्थिति पर लाएंगे, तो उस परिस्थिति में ये दोनों फिर से क्या करेंगे, आपस में आ जाएंगे और क्षार युग्मन बना लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हमने इस प्रोसेस को कहते हैं रीनेचुरेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रीनेचुरेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने डीएनए को गर्म किया, इसके हाइड्रोजन आवरण टूट गए और ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए थे, लेकिन जब सामान्य स्थिति आया तो फिर से ये दोनों क्या हुए, ये दोनों स्ट्रैंड नज़दीक आ गए और हाइड्रोजन आवरण से जुड़ गए। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये भी आपको स्टेबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टेबिलिटी बता रहा है।
तो हम यहाँ पर बी नंबर में कह सकते हैं रीनेचुरेशन के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जब किसी आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए है जिनमें 2 स्ट्रैंड होता है, जब उसको हम क्या करते हैं गर्म करते हैं तो उसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति आने पर फिर वो नज़दीक आकर हाइड्रोजन आवंत बना लेते हैं और फिर से द्विरज्जुक डीएनए के रूप में जो है तब्दील हो जाते हैं। तो रीनेचुरेशन ये भी क्या बताता है, ये भी हमारे डीएनए का स्थिरता बताता है, ये हमारे आनुवांशिक पदार्थ का स्टेबिलिटी बता रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि डीएनए आरएनए ये सब आनुवांशिक पदार्थ क्यों है, क्योंकि ये सब स्थिरता प्रदान करते हैं जीवों को। ठीक है, एक ये बात। इसके अलावा एक कुछ बात हम और कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ये कर सकते हैं कि डीएनए और आरएनए की तुलना कर सकते हैं। जब हम लोग डीएनए देखते हैं तो डीएनए में क्या होता है कि याद कीजिए, जो उसके स्ट्रक्चर को जो देखते हैं हम लोग, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये इस तरह का सुगर होता है और ये 2 प्राइम होता है। इसको क्या बोलते हैं, 2 नंबर। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। इस 2 नंबर में अंतर होता है। डीएनए में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर H होता है और आरएनए में यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, आरएनए में यहाँ पर OH होता है। ठीक है, ये आरएनए है, ये जो शुगर है ये आरएनए का शुगर है और ये डीएनए का शुगर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल समूह जिसको कहते हैं, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होते हैं, इसीलिए कहता है ये कम रिएक्टिव होता है, या इसको हम बोल सकते हैं अनरिएक्टिव। कहने का मतलब ये ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। और यदि कोई चीज ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, स्थिरता कम हो गई, स्थिरता कम हो गई। समझ में आ गई बात। OH ग्रुप होने के कारण, 2 प्राइम पर OH ग्रुप होने के कारण आरएनए की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसी कारण इसकी स्थिरता कम होती है। किसकी तुलना में, डीएनए की तुलना में। डीएनए पर सिर्फ हाइड्रोजन है, क्यों, ये रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डीएनए जो है वो अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है, किसकी तुलना में, आरएनए की तुलना में। क्योंकि यहाँ पर डीएनए स्टेबल दिख रहा है आपको और आरएनए थोड़ा सा अनस्टेबल दिख रहा है। तो इस पॉइंट से भी आपको पता चल रहा होगा कि हम बोल सकते हैं कि 2 प्राइम OH क्या करता है, आरएनए को डीएनए की अपेक्षा अस्थिर बनाता है, अस्थिर बनाता है। तो यहां से भी आपने क्या समझा कि आपका जो डीएनए है और आरएनए है, ये दोनों स्टेबल होते हैं, लेकिन डीएनए जो है वो अधिक स्टेबल होता है। डीएनए क्या होता है, वो अधिक स्टेबल होता है। 2 प्राइम पर OH होने के कारण आरएनए ज़्यादा अस्थिर होता है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात हो रही है। मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। ग्रिफिथ प्रयोग से ये पता चलता है कि आनुवांशिक पदार्थ वो बहुत जल्दी नष्ट नहीं हो सकते हैं। दूसरा, जब हम क्या करें, गर्म करें किसी डीएनए को, उसके स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, लेकिन जब उसको सामान्य स्थिति मिलेगा तो फिर से नज़दीक आकर हाइड्रोजन आवंत बना लेंगे। रीनेचुरेशन करना भी क्या बताता है कि आनुवांशिक पदार्थ स्थिर होते हैं, डीएनए में स्थिरता होती है। C नंबर में आपको क्या बताया गया कि डीएनए के अंदर क्या होता है कि 2 प्राइम पर OH नहीं होता है, हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता है, इसीलिए डीएनए ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं आरएनए के अपेक्षा। ये बताया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्थिरता के बारे में। अब देखिए, डीएनए में, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है, और आरएनए के अंदर क्या होता है, इस थायमिन की जगह यूरासिल क्षार होता है। डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में इस थायमिन की जगह यूरासिल क्षार होता है। अब देखिए, यूरासिल होना भी अपने आप में क्या करता है कि रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, अभिक्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब आरएनए में जो यूरासिल क्षार है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी आरएनए को क्या कर रहा है, रिएक्टिव बना रहा है, यानी कि अस्थिरता प्रदान कर रहा है। इसके बारे में आप लोग और डिटेल में आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से प्रभावित करता है रिएक्टिविटी को। तो डीएनए में थायमिन होना इस बात का प्रमाण है, या इस बात को दर्शाता है कि डीएनए कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, किससे, आरएनए से। इसीलिए ये ज़्यादा स्थिर है, किससे, आरएनए से। इसीलिए डीएनए अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है इस तुलना में, किससे, आरएनए से। समझ में आ गई बात। तो इस वाले पॉइंट को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया।
तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये 2 पॉइंट। पहला पॉइंट कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। डीएनए बहुत ही अच्छे तरीके से अपना फोटोकॉपी बनाता है, आरएनए भी बहुत सारे केस में अपने फोटोकॉपी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा काम कौन करता है? रेप्लिकेशन का अच्छा काम डीएनए करता है, इसीलिए डीएनए अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए की अपेक्षा। दूसरी बात, रचना एवं रासायनिक आधार पर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो स्थिर होना चाहिए। तो हमें इन सब प्रमाण से ये पता चलता है कि जो डीएनए है वो ज़्यादा स्थिर है आरएनए के अपेक्षा, इसीलिए डीएनए अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है आरएनए की तुलना में। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए हम तीसरे की तरफ चलते हैं, आनुवांशिक पदार्थ के तीसरे गुण की तरफ। तीसरा जो हमारा गुण है वो क्या है कि इसमें धीमे उत्परिवर्तन की संभावना होती है। अब देखिए, अगर कोई रासायनिक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए या आरएनए, तो इसमें क्या होगा कि इसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। अब म्यूटेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, और ये म्यूटेशन जो है वो जैव विकास के लिए आवश्यक है ना। जो उत्परिवर्तन जो है वो जैव विकास के लिए आवश्यक है। जैव विकास का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशन। लेकिन एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो म्यूटेशन हो रहा है, जो उत्परिवर्तन हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए? धीमा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धीमा होना चाहिए। तो अगर जितना धीमा उत्परिवर्तन होगा, स्लो म्यूटेशन होगा, आनुवांशिक पदार्थ उतना अच्छा कहलाएगा। तो यहां से देखिए, अभी जस्ट हमने एक पॉइंट पढ़ के आया था रिएक्टिविटी के बारे में। तो जरा सा आप खुद सोचिए कि आरएनए जो है वो क्या है? ये अस्थाई है, अनस्टेबल है। ये क्यों है अनस्टेबल? तो बहुत सारे इसके कारण मैंने आपको बताया। एक कारण मैंने आपको बताया कि 2 प्राइम पर OH होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है, इस कारण भी अनस्टेबल होता है। तो अगर ये अस्थाई है तो ये क्या होगा? ये ज़्यादा रिएक्टिव है। कहने का मतलब ये ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है, क्रियाशील, क्रियाशील है, ये ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा ये क्या है? रिएक्टिव है। इसीलिए ये क्या है कि ज़्यादा अनस्टेबल है, अस्थिर है। और यदि ये ज़्यादा अस्थिर है तो आप खुद सोचिए कि बहुत तेज़ी से क्या करेगा? म्यूटेट करेगा, बहुत तेज़ी से क्या करेगा? अपने आप को बदलेगा। तो यहाँ पर जो उत्परिवर्तन होगा वो बहुत तेज उत्परिवर्तन होगा, बहुत तेज उत्परिवर्तन होगा। तो वैसे जीव जिसमें आरएनए पाए जाते हैं आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, वो बहुत तेजी से उत्परिवर्तन कर सकते हैं, अपने रूप को बदल सकते हैं, अपने आरएनए के क्षार क्रम को बदल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, क्योंकि ये क्रियाशील होते हैं। और यदि बहुत तेज उत्परिवर्तन हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अनुवांशिक पदार्थ के गुण को क्या करता है? अनुवांशिक पदार्थ का जो नेचर है उसको कंट्राडिक्ट करता है। अनुवांशिक पदार्थ के गुण, अनुवांशिक पदार्थ अच्छे वो होंगे जिनका उत्परिवर्तन तो होना चाहिए लेकिन धीमा होना चाहिए। तो आरएनए, जैसे कि वायरस में जो उत्परिवर्तन होता है बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही वो क्या कर लेता है कि अपने रूप को बदल लेता है, अपने क्षार के क्रम को बदल लेता है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। डीएनए कैसा है? अस्थाई है, कम क्रियाशील है, इसीलिए अस्टेबल होने के कारण डीएनए में जो म्यूटेशन होता है वो बहुत धीरे होता है, धीमे म्यूटेशन होता है डीएनए में। तो डीएनए के अंदर हम कह सकते हैं कि धीमा म्यूटेशन होता है, धीमा उत्परिवर्तन होता है। इसीलिए ये डीएनए जो है वो आरएनए की तुलना में अधिक या अच्छा अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि ये डीएनए धीमा उत्परिवर्तन होता है, धीरे धीरे, बहुत लंबा समय लगता है म्यूटेशन होने में, और ये अच्छी बात है। ठीक है, इसीलिए डीएनए जो है वो आरएनए से ज़्यादा अच्छा अनुवांशिक पदार्थ माना जाता है। तो इस पॉइंट से भी आपको समझ में आया कि डीएनए इज बेटर, डीएनए ज़्यादा अच्छा है किससे? आरएनए से। और चलिए 4 पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। जो 4th पॉइंट हमारा वो क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था जो है, प्रोटीन, एक मिनट, हाँ, तो जो हमारा 4th पॉइंट है वो हमें क्या बताता है कि यह स्वयं को
यह स्वयं को मेंडल के लक्षण के अनुरूप, मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त कर सके, रूप अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, अब देखिए मेंडल के लक्षण के अनुरूप, तो हम लोगों ने पढ़ा है मेंडल वाला चैप्टर, मेंडल चाचा के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने जाना है। मेंडल ने किस तरह से बताया जीन के बारे में, किस तरह से अगली पीढ़ी में जाता है, किस तरह से प्रभावित करता है जीवों के गुणों को, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस चीज़ को जरा सा समझिएगा, इसके बारे में भी हम जरा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे देखिए मेंडल के लक्षण के अनुसार, कहने का मतलब कोई भी जो जीन में अगर लक्षण आता है तो वो किसी जीन में जो इन्फॉर्मेशन है उस पर निर्भर करता है, जो सूचना है क्षारक्रम के आधार पर, तो वही प्रभावित करता है लक्षण को या गुणों को जीवों के, और यही जीन अपने ऊपर उस सूचना को लेकर अगली पीढ़ी में जाता है और अगली पीढ़ी में भी ये लक्षण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो जीन है वो क्या करता है, जीन जो है वो डीएनए का एक टुकड़ा है। तो जीन क्या करता है, ये जो डीएनए का जो टुकड़ा है ये जीन किस में बदलता है, ये आरएनए में बदलता है, और आरएनए किस में बदलता है, प्रोटीन में बदलता है। और प्रोटीन जो है ये खास तरह का एंजाइम बनाता है, और यही एंजाइम डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि जो गुण है वो कैसे दिखेंगे, है ना। अगर जीन में गड़बड़ी हो जाती है तो एंजाइम ठीक से नहीं बनता है, किसी अलग तरह का एंजाइम बनता है, और जीव का जो शरीर है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है जीन में गड़बड़ी होने के कारण। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जीन एक्चुअली में जीन तभी काम कर पा रहा है जब वो एंजाइम बना पा रहा है, सही एंजाइम बना पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर डिस्कशन ये होगा कि यहाँ पर जो प्रोटीन बन रहा है, सारा जो खेला है वो प्रोटीन पर ही है। तो प्रोटीन किससे बन रहा है, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बन रहा है, लेकिन डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है और तब आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो यहाँ पर प्रोटीन बनने की, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण का जो पूरा व्यवस्था है, प्रोटीन संश्लेषण का जो पूरा व्यवस्था है वो किसके आसपास आपको नजर आ रहा है, आपको आरएनए के आसपास नजर आ रहा है। तो इसका तात्पर्य ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आरएनए जो है, अगर इस तुलना में हम देखा जाए तो आरएनए जो है वो ज़्यादा बेटर है किससे, डीएनए से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इस तुलना में, क्योंकि प्रोटीन जो बन रहा है वो डायरेक्ट आरएनए से बन रहा है। प्रोटीन किस पर निर्भर कर रहा है, वो आरएनए पर निर्भर कर रहा है, वो डीएनए पर निर्भर नहीं कर रहा है, और जो गुण है वो प्रोटीन पर ही निर्भर कर रहा है। यानी कि आरएनए पर डायरेक्ट क्या हो रहा है कि गुण निर्भर कर रहा है। तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर आरएनए जो है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, किसकी तुलना में, डीएनए की तुलना में। ठीक है ना, डीएनए की तुलना में ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से इन सब डिस्कशन के बाद हमें ये पता चलता है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पहले आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कौन आया, मतलब डीएनए पहले आया या आरएनए पहले आया, तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल स्पष्ट है कि पृथ्वी पर जो भी जीव पहले आए होंगे उसमें आनुवांशिक पदार्थ का काम आरएनए कर रहा होगा, क्योंकि हमने देखा कि प्रोटीन बनने की जो पूरा मैकेनिज्म है वो आरएनए के आसपास है। लेकिन आरएनए चूंकि अस्थिर था, अनस्टेबल था, इसीलिए आरएनए में कुछ बदलाव हुए और आरएनए से क्या बन गया, डीएनए बन गया। और चूंकि ये स्टेबल है तो अब ये ज़्यादातर जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करने लगा। यानी पहले जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए ही है जो पृथ्वी पर आए, लेकिन अस्थिरता होने के कारण आरएनए डीएनए में बदल गया, और डीएनए अधिकतर जीवों में अब आनुवांशिक पदार्थ का काम करते हैं। और आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ अलग तरह के दूसरे चीज़ों में भी लिप्त होते हैं, जैसे कि एंजाइम बनाने में और सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में भी मदद करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था आनुवांशिक पदार्थ के गुण, और एक्चुअली में डीएनए और आरएनए के बीच में हम लोग तुलना कर रहे थे कि कौन अच्छा आनुवांशिक पदार्थ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सेफ रहिए और मजे में रहिए।